नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिरूपण के संबंध में चर्चा करेंगे। ये प्रतिरूपण के संबंध में तीसरा वीडियो है। इसके पहले की वीडियो मैंने प्रतिरूपण का अर्थ एवं परिभाषा, प्रतिरूपण के संबंध में विभिन्न सिद्धांत। तो हम जानते हैं कि प्रतिरूपण का मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना एवं अपराधी को दंडित करना है, क्योंकि प्रतिरूपण में एक व्यक्ति एक देश में अपराध करके और दंड से बचने के लिए दूसरे देश में चला जाता है। तो प्रतिरूपण की प्रक्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति को वापस उस देश में लाकर जहाँ उसने अपराध किया है वहाँ के न्यायालय में मुकदमा चलाकर दंडित किया जाता है। आज हम प्रतिरूपण का एक चर्चित सिद्धांत है कि जो राजनीतिक जो अपराध होते हैं, तो राजनीतिक अपराधियों का प्रतिरूपण नहीं किया जाता है। उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक अपराध, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में ये प्रतिरूपण का प्रसिद्ध नियम है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रतिरूपण नहीं किया जाता है। और ये इसका आरंभ 1780 में फ्रांसीसी क्रांति से आरंभ हुआ और बाद में अन्य देशों ने भी राजनीतिक अपराधियों के प्रतिरूपण न करने के संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस सिद्धांत को लागू करने में वास्तविकता में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि राजनीतिक जो अपराध है उनका कोई स्पष्ट अर्थ परिभाषा अभी तक नहीं दी जा सकी है, न ही अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसका संहिताकरण हुआ है। राजनीतिक अपराधों से अगर हम साधारण तौर पर देखें तो कई बार होता है कि एक देश में वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ विद्रोही आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन के दौरान कई प्रकार के अपराध घटित हो जाते हैं और वो कुछ आंदोलनकारी वो भागकर दूसरे देश में चले जाते हैं और राजनीतिक आधार पर वहाँ शरण ले लेते हैं। तो जो राजनीतिक अपराध है उनके अर्थ को सीमित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं। कठिनाई सबसे अधिक उन जटिल मामलों में होती है जिसमें राजनीतिक अपराध साथ ही साथ एक साधारण अपराध होता है, जैसे हत्या, लूटपाट, चोरी आदि। दूसरी ओर कुछ ऐसे जटिल मामले होते हैं जिनमें कि कृत्य यद्यपि राजनीतिक उद्देश्य से किया गया हो लेकिन राजनीतिक नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसे जटिल अपराधों के संबंध में विधि निश्चित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रयास किए, जो इस प्रकार है। पहला प्रयास बेल्जियम अटेंटांट उपधारा। यह उपधारा 1854 के जेक्विन के मामले के बाद अपनाई गई थी। एक फ्रांसीसी निर्माता जूल्स जेक्विन, जो बेल्जियम का निवासी था, तथा उसकी फैक्ट्री में कार्य करने वाले सेल्सियन जेक्विन नामक एक फोरमैन, जो कि फ्रांसीसी था, ने सम्राट नेपोलियन तृतीय की हत्या करने के उद्देश्य से लिली तथा क्लेक्स के मध्य रेल पटरी पर विस्फोट करने का प्रयास किया। फ्रांस ने बेल्जियम से मुक्त दोनों अपराधियों के प्रतिरूपण के लिए प्रार्थना की, परंतु बेल्जियम की कोर्ट ऑफ अपील ने यह प्रार्थना इसलिए अस्वीकार कर दी क्योंकि बेल्जियम की प्रतिरूपण विधि के अनुसार राजनीतिक अपराधियों का प्रतिरूपण निषिद्ध था। अतः ऐसे मामलों से निपटने के लिए बेल्जियम ने 1856 में अटेंटांट उपधारा को पारित किया। इस उपधारा के अनुसार किसी विदेशी सरकार के प्रधान या उसके परिवार के किसी सदस्य की हत्या को राजनीतिक अपराध नहीं समझा जाएगा। बहुत से यूरोपीय राज्यों जैसे इंग्लैंड ने इसी प्रकार की उपधारा पारित की है। दूसरा प्रयास 1881 की रूस योजना। 1881 में सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या से प्रभावित होकर रूस ने बड़ी शक्तियों को ब्रुसेल्स में सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया, जिससे इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सके कि अब हत्या या हत्या के प्रयास को राजनीतिक अपराध न माना जाए, परंतु इंग्लैंड तथा फ्रांस के भाग न लेने के कारण उक्त प्रस्तावित सम्मेलन नहीं हो सका। तीसरा प्रयास 1892 में स्विट्जरलैंड द्वारा समस्या के हल का प्रयास। 1891 में स्विट्जरलैंड ने एक प्रतिरूपण संबंधी प्रस्ताव पारित किया। इस अधिनियम के अनुच्छेद 10 में राजनीतिक अपराधों के लिए प्रतिरूपण न करने के सिद्धांत को स्वीकार किया, परंतु साथ में यह प्रावधान भी रखा गया कि अपराध की मुख्य विशेषता राजनीतिक न होकर साधारण होगी तो अभियुक्त का प्रतिरूपण किया जा सकेगा, तथा इस बात का निर्धारण तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया गया। 16 नवंबर 1937 को 23 राज्यों ने एक अभिसमय पर हस्ताक्षर किए
इस अभिसमय में आतंकवाद से संबंधित कुछ अपराधों के लिए प्रत्यर्पण का प्रावधान किया। उसी दिन 10 राज्यों ने एक अन्य अभिसमय पर हस्ताक्षर किया। इस अधिनियम में एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक या दंड न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा। अभिसमय के अनुसार यदि राज्य पक्षकार किसी अभियुक्त के प्रत्यर्पण न करने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे अभियुक्त को वह उक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु उक्त दोनों ही अभिसमय विधि का रूप धारण नहीं कर सके क्योंकि निर्धारित संख्या के राज्य पक्षकारों ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया। इसके संबंध में हमने शुरू की वीडियो में जाना कि जो प्रत्यर्पण का जो प्रश्न है वो पूर्ण रूप से एक राजनीतिक प्रश्न है और राजनीतिक होने के कारण अभी तक इसका अंतर्राष्ट्रीय विधि में संहिताकरण नहीं हुआ। जनवद अभिसमय 1948 के अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि प्रत्यर्पण करने के उद्देश्य से जनवद के अपराध को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा। वायुयान अपहरण पर हेग अभिसमय 1970 तथा मॉन्ट्रियल अभिसमय 1971 में यह प्रावधान रखा गया कि प्रत्यर्पण की दृष्टि से वायुयान अपहरण को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार के आतंकवाद के दमन पर यूरोपीय अभिसमय 1977 है। राजनीतिक अपराधों के प्रत्यर्पण न करने के संबंध में री क्वेस्टियोनी एक प्रमुख वाद है। इस वाद की तथ्य इस प्रकार है। इस वाद में स्विस सरकार ने कैटियोनी नामक व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की थी। कैटियोनी के विरुद्ध टिसिनियो के कैंटन की राज्य परिषद के एक सदस्य का वध करने का अपराध था। उक्त कैंटन में कुछ समय से राजनीतिक असंतोष चल रहा था। एक सशस्त्र भीड़ ने म्यूनिसिपल पैलेस पर आक्रमण कर दिया तथा राज्य परिषद के एक सदस्य को मार डाला गया। इस बात का साक्ष्य था कि गोली कैंटियोनी ने ही चलाई थी। इंग्लैंड की क्वींस बेंच ने निर्णय दिया कि कैस्टियोनी का अपराध राजनीतिक था, अतः उसके प्रत्यर्पण का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में अन्य महत्वपूर्ण वाद री म्यूनर का है। इस वाद में यह विचार किया गया कि राजनीतिक अपराध क्या है। इस वाद के तथ्य इस प्रकार है। इस वाद में अभियुक्त एक अराजकतावादी था तथा उसने पेरिस के कैफे में तथा कुछ बैरकों में 2 विस्फोट किए थे। अपराध करने के पश्चात वह भागकर इंग्लैंड चला गया। फ्रांस ने इंग्लैंड से उस अभियुक्त के प्रत्यर्पण की मांग की। चूंकि राजनीतिक अपराधों का प्रत्यर्पण नहीं होता है, अतः अभियुक्त ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उसका अपराध राजनीतिक है। इस वाद में स्मरणीय है कि अभियुक्त किसी दल विशेष से संबंध नहीं रखता था। वह एक अराजकतावादी था तथा हर प्रकार की सरकार का विरोधी था। न्यायालय ने निर्णय दिया अभियुक्त का अपराध राजनीतिक नहीं था तथा प्रत्यर्पण के लिए आदेश दिया। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि किसी अपराधी को राजनीतिक तभी कहा जा सकता है जब राज्य में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल हो और प्रत्येक दल अपनी सरकार बनाना चाहता हो। यदि इन उद्देश्यों के लिए कोई अपराध किया जाए तो राजनीतिक कहलाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु ये निर्णय उन राज्यों के लिए निरर्थक होगा जहाँ केवल एक ही राजनीतिक दल है। चूँकि राजनीतिक अपराधों का प्रत्यर्पण नहीं होता है, अपितु यदि राजनीतिक आधार पर किसी व्यक्ति को आश्रय प्रदान किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं होता है। उदाहरण के लिए ईरान के भूतपूर्व राष्ट्रपति बानी सद्र को फ्रांस ने राजनीतिक आश्रय दिया, अतः उनके प्रत्यर्पण का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त फ्रांस ने बानी सद्र को प्रादेशिक आश्रय प्रदान किया है। चूँकि इस प्रकार का आश्रय प्रदान करना राज्य की प्रभुत्व संपन्नता के अंतर्गत आता है, अतः ईरान बानी सद्र के प्रत्यर्पण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों तथा विचारधाराओं में भिन्नता होने के कारण राजनीतिक कारणों के परिणाम स्वरूप प्रत्यर्पण न करने के सिद्धांत के समाप्त होने की बहुत कम आशा है। यही कारण है कि हवाई जहाज़ों के लिए दंड के विषय में एकरूपता नहीं हो पाई है। अब भारत की क्या स्थिति है वो जान लेते हैं। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 31 के अनुसार यदि अभियुक्त का प्रत्यर्पण जिस अपराध के लिए मांगा जा रहा है वह राजनीतिक है या अभियुक्त न्यायालय के सम्मुख यह सिद्ध कर देता है कि जिस अपराध के लिए उसे दंडित करने का प्रयास किया जा रहा है वह राजनीतिक है, तो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। अतः इस संबंध में भारतीय विधि अन्य राज्यों की विधियों के समान है। यदि राजनीतिक अथवा अन्य कारणों से केंद्रीय सरकार यह पाती कि अभियुक्त का प्रत्यर्पण करना उचित नहीं होगा तो वह अभियुक्त को छुड़ा सकती है। इस तरह आज हमने राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता है के संबंध में चर्चा की है। धन्यवाद।